तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो आज की क्लास हमने पिछली क्लास में बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में, कि मेटल और नॉन मेटल कैसे दिखते हैं, कैसे छूने में महसूस होते हैं। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि जो मेटल होते हैं वो शाइनी होते हैं, मतलब लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, वो चमकदार नहीं होते हैं। ठीक है, मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जो धातु होते हैं वो सुचालक होते हैं ऊष्मा और विद्युत के, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट अच्छे से पास नहीं होती। फिर हमने बात कही थी कुछ एक्सेप्शंस की। ठीक है, मतलब जो मेटल तो है बट मेटल जैसी प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, जैसे कि मेटल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो हार्ड होते हैं, बट जो सोडियम होता है और जो पोटेशियम होता है उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो किसी हार्ड चीज को हम चाकू से काट सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट। वही जब हम बात करते हैं कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, गलनांक और काव्यांक होता है किसी भी धातु का, वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। बट गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत कम। जो गलनांक होता है बहुत कम, वो हाथ में रखोगे तो हाथ में पिघल जाता है। ठीक है, तो इन सब बारों में हमने बात करी थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, क्या है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? यहाँ पे हम बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस देखेंगे, रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, धातु के रासायनिक अभिक्रिया, धातु के रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? हाँ, तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब मेटल हमारा ऑक्साइड के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि जहां पर हमारा मेटल जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। तो हमारा क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्या करता है बच्चों? अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। ठीक है, बनाते हैं धातु ऑक्साइड बनाता है। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो बच्चों, जैसे कि हमारे पास Mg होता है प्लस O2 होता है, तो ये क्या बनाता है? 2MgO। क्या बनाता है? 2MgO। ठीक है, तो Mg क्या एक मेटल है, उसके बाद जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा एल्युमिनियम होता है, ठीक है, और जब वो O2 के रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? Al2O3। ठीक है, क्या बनाता है? Al2O3। बस समझ में आ गई? हाँ, तो Al2O3, एक मिनट, यहाँ पे 4 लगाओ, ठीक है, यहाँ पे 3 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ। ठीक है, तो क्या बनाता है? Al2O3। ये भी एग्जांपल है कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन का रिएक्ट करके क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब एक चीज खास सुनो बच्चों, कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है, जो हमारा धातु का ऑक्साइड बनता है, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है बेसिक इन नेचर। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। ठीक है, उसका नेचर कैसा होता है? उसका स्वभाव कैसा होता है? कैसा होता है? बेसिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्षारकीय। कैसा होता है? क्षारकीय। ठीक है, क्षारकीय होता है। क्या होता है? स्वभाव में कैसा होता है? क्षारकीय होता है। बट सभी के सभी नहीं होते क्षारकीय। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है ना, ये दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, ये बेसिक भी होता है और ये एसिडिक भी होता है। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर दिखाता है, दोनों नेचर शो करता है। क्या करता है? दोनों नेचर शो करता है। ठीक है, कि ये बेसिक भी है और ये एसिडिक भी है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ऐसे जो होते हैं, जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, उनको बोला जाता है एम्फोट्रॉफिक। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में कि मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, which react with both acids as well as base
with react with as well as base to produce salt, to produce to produce to produce to produce salt and water, to produce salt and water, salt and water are known as are known as are known as amphotrophic ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं इनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हिंदी से समझ, हिंदी में लिखो बच्चों। तो अगर देखो, अगर मेटल ऑक्साइड जो है वो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो मान लो मेटल ऑक्साइड के दो नेचर होते हैं, ठीक है, मतलब एम्फोटेरिक जो होता है उसके दो नेचर होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। तो जब वो बेस का रिएक्ट कर रहा होता है तो कौन सा नेचर दिखाएगा? एसिड वाला दिखाएगा। ठीक है, ताकि उन दोनों का जब मिक्सचर हो तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर, क्योंकि सॉल्ट और वाटर कब बनता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हिंदी वाली बुक है ना, भूल गया हिंदी वाली बुक। चलो बच्चों देखो, चलो लिखो बच्चों, ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक, जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं या कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों? ये होंगे हमारे जिंक ऑक्साइड, क्या होगा? जिंक ऑक्साइड, और होगा हमारा आराम से जिंक ऑक्साइड होगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। ठीक है बच्चों, एक होगा जिंक ऑक्साइड, एक होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होंगे जो क्या होंगे? हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक एसिड। बात समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? यहां तक? हाँ, नहीं बस यही है। हाँ, क्या? क्योंकि इनका नेचर ऐसा होता है। ठीक है, इसमें दोनों कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, इसीलिए लिखा बच्चों यहां तक? आप समझो बच्चों। अब बच्चों देखो, कुछ जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते और कुछ घुल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में? कुछ जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं और कुछ घुल जाते हैं, और जो घुल जाते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि बच्चों जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? जनरली बेसिक नेचर के। किसके होते हैं? बेसिक नेचर। और ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है उसको हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। हाँ, पढ़ा था ना? ठीक है, तो इसीलिए कुछ क्या बनाते हैं? एल्कली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कुछ एल्कली बना लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बच्चों ये आता है कि अब देखो, सभी जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ इतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सभी जो मेटल होते हैं वो इतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करते, और कुछ जो होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं। क्या होता है? कुछ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं।
मतलब नहीं, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते और कुछ बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, जो भी ये बहुत ज्यादा करते हैं तो क्या इनको अगर मैं एयर में रख दूंगा तो ये सेफ रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो इनको एयर में खुला नहीं छोड़ सकते, जो एयर क्या फटक से रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो इनको क्या करते हैं, कैरोसिन और ऑयल में डुबो के रखते हैं। किसमें रखते हैं? कैरोसिन। अब कैरोसिन ऑयल की खासियत क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसी वजह से ये जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते और वो क्या रहते हैं, स्टेबल और सेफ रहते हैं। क्या रहते हैं? स्टेबल और साफ। तो ऐसे कौन से मेटल होते हैं? ऐसे मेटल होते हैं हमारे सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल होते हैं दो जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एयर से। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं एयर के साथ। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और बहुत ज्यादा खतरनाक रिएक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक रिएक्शन करते हैं, इस वजह से उनको खुले में नहीं रखा जाता, उनको कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता है, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल। ठीक है, क्या कान ठीक करवाओ। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो। ये आंसर ही है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, वाई बाय सोडियम एंड पोटेशियम आर kept in kerosene oil। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ठीक है बच्चों, क्यों रखा जाता है? तो आंसर लिखोगे। सोडियम एंड potassium, sodium and potassium can react with oxygen vigorously। क्या? vigorously, that they sodium and potassium can react with oxygen vigorously, that they catches fire if kept in open, so to protect and prevent accidental fires। sodium and potassium are kept in kerosene oil। हो गया? हाँ, क्या हुआ? कैरोसिन ऑयल दिख नहीं रहा? थोड़ा सा अब दिख रहा होगा। चलो, हाँ बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब हिंदी में लिख लो। बोलूं? हाँ, बोल दो बच्चों। चलो, लिखिए बच्चों।
तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं जिससे उनमें आग लग जाती है। अगर उनको खुले में रखा जाए तो इसीलिए उनको सुरक्षित रखने तथा आकाशीमक आग को आकशीमक लिखा है, आकशीमक ऐसे लिखा है भाई। आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, मतलब अचानक लगी आग को बोलते हैं, या एक्सीडेंटल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब बच्चों और भी कुछ पॉइंट है आपकी बुक में जो लिखे हुए हैं, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, अब एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, द प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। मतलब जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है और लेड होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक और लेड होता है, इनके ऊपरी परत पे क्या जम जाता है बच्चों? ऑक्सीजन की लेयर, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से इनका और ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। बस नहीं, मतलब मान लो कोई एक मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, कोई एक मेटल स्ट्रिप है, ठीक है, ये एक मेटल स्ट्रिप है बच्चों। हाँ, और इस मेटल स्ट्रिप पर, ठीक है, इसी मेटल स्ट्रिप है बच्चों, मैग्नीशियम की है, या तो जिंक की है, या तो लेड की है। ठीक है, तो क्या होगा, इन जो इनकी ऊपर वाली लेयर है ना, इस पे क्या बन जाएगी? ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। ठीक है, ऑक्साइड की लेयर बन गई है, ऑक्साइड लेयर। ठीक है, ये ऑक्साइड लेयर बनने की वजह से अंदर जो और मेटल है, इसके साथ और ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बात समझ में? क्लियर है? हाँ, समझ में? तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा? पहले जो मेटल, देखो सबसे ऊपर जो मेटल है ना, उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, और वहां पे क्या बन जाएगी? पतली सी एक परत बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? जैसे ये लगा रखा है ना, इतनी पतली एक लेयर बन जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? इसको क्यों लगाया है? इस वॉलपेपर को क्यों लगाया है? ताकि दीवार बची रहे। हाँ, दीवार पे कुछ ना हो, है ना, इसलिए लगाया। ठीक है, तो उसी तरीके से ये एक दीवार का काम करेगी। ठीक है, ताकि अंदर और जो मेटल है उसके साथ ऑक्सीडेशन ना हो और वो ऑक्साइड ना बना पाए। ठीक है, बात सुनाई? इसीलिए एक ऐसी टेक्निक का जिंक के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे जिंक की एक पतली लेयर चढ़ा दी जाती है मेटल की चीजों पे। ठीक है, जिससे कि मेटल में जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जिंक की परत के साथ क्या हो जाता है? ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, और वो क्या करता है? अंदर वाले मेटल को बचा लेता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में भी गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया? वो आगे आएगा तो लिखवाऊंगा। हाँ, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? हाँ, बात समझ में? गैल्वेनाइजेशन मतलब कहता है जिंक की पतली परत को मेटल के चारों ओर चढ़ाना। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन।
और उसकी परत को क्यों चढ़ाते हैं वो समझ में आ गया, क्योंकि इसकी जो पहली परत है वही क्या बना लेगी, ऑक्साइड बना लेगी, और अंदर जो मेटल है उसको क्या कर लेगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचा लेगी। हाँ, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा जो मेटल है वो बच जाएगा और उसमें रस्ट नहीं लगेगी। बस समझ में आ गई। तो अब आगे बात करते हैं। तो द आयरन डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न vigorously when sprinkled flame to the burn। मतलब देखो, जो हमारा आयरन है वो जल्दी से नहीं जलता, बट आयरन के पीसेस करके अगर हम आग में फेंके, ठीक है, फ्लेम्स में फेंके, तो क्या होता है, वो आग पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। समझ में आ गई। उसी तरीके से बच्चों कॉपर जो है वो मेटल, कॉपर डज नॉट बर्न, ठीक है, कॉपर जो है वो बर्न नहीं होता, बट हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कोटेड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में, मतलब कि जो कॉपर है, जो हमारा, देखो अभी अब तक हमने कितने मेटल की बात करी, इन मेटल की बात कर ली, ठीक है, जो ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है, और जलता नहीं। फिर हमने बात करी कि जो आयरन होता है ये क्या होता है, ये बर्न नहीं होता, ये बर्न नहीं होता, बट इसके जो आयरन फिलिंग्स होते हैं, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे बॉल्स की तरह होते हैं, आयरन फिलिंग्स, ठीक है, वो दिखाए थे ना मैंने एक बार, आयरन का कॉपर के साथ डाला था, छोटे छोटे, है ना, वही होता है आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो आयरन फ्लेक्स जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, वो क्या होता है, बर्न हो, वो जल जाते हैं, वो जल जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से फिर हमने बात करी कॉपर जो होता है, ठीक है, वो बर्न नहीं होता, बट ये कॉपर क्या करता है, ये अपने ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ा लेता है। क्या कहलाता है, ब्लैक लेयर। इसके ऊपर क्या होता है, ब्लैक लेयर चढ़ जाती है। क्या होती है, ब्लैक लेयर। और ये ब्लैक लेयर किससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं, कॉपर टू ऑक्साइड से। किससे बने होते हैं, कॉपर टू ऑक्साइड से। बस समझ में आ गया, किससे बने होते हैं, कॉपर टू ऑक्साइड से। समझ में आ गया। हाँ, ये जलता नहीं है, बट क्या कर लेता है, ये ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्साइड, और उसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तीसरा हम बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, कि जो हमारा सिल्वर और गोल्ड होता है वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे नहीं जलता। ठीक है, तो सिल्वर एंड गोल्ड ये भी क्या होते हैं, बर्न नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी बर्न नहीं होते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिल्वर और जो गोल्ड है वो बर्न नहीं होते हैं। बस समझ में आ गई। हाँ, क्लियर है। हाँ, चाहे तुम कितना भी टेम्परेचर दे दो, वो जलेंगे नहीं, वो पिघल सकते हैं। पिघलने और जलने में अंतर होता है ना बच्चों। हाँ, बस नहीं, पिघलने और जलने में अंतर होता है। हाँ, जल जाता है तो वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है, बट पिघलेगा तो वही रहेगा। हाँ, इसीलिए गोल्ड को पिघलाया जाता है, जलाया नहीं जाता, क्योंकि वो जल नहीं सकता। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मेटल होते हैं, या आपको एक्स वाला क्वेश्चन दे देगा कि एक एक्स मेटल है जो कि अब बहुत हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होते हुए भी जलता नहीं है, और इससे गहने बनाए जाते हैं। तो क्या होगा, ये गोल्ड। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, गोल्ड होगा। क्या होगा, गोल्ड। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट? पक्का? तो हमारा ऑक्साइड वाला खत्म हो गया। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो, हमने सबसे पहले चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ी थी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है तो व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है, और जो वहां पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, लेस विगरसली, मतलब ज्यादा तेजी से नहीं होती, वो आराम से जलता है। क्या करता है, आराम से जलता है। ठीक है, बट सोडियम और पोटेशियम कैसे जलते हैं, विगरसली, मतलब बहुत तेजी से। बस समझ में आ गई। बात समझ में आ गई बच्चों, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? हाँ, एक और प्रोसेस है बच्चों, जैसे गैल्वेनाइजेशन पढ़ा था हमने, गैल्वेनाइजेशन बताया मैंने, वैसे एक प्रोसेस होता है एनोडाइजिंग। क्या होता है बच्चों, एनोडाइजिंग में क्या होता है, उसमें हमने जिंक की लेयर चढ़ाई थी, एनोडाइजिंग में हम एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाते हैं। किसकी लेयर चढ़ाते हैं, एल्युमिनियम की। और एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाएगी तो क्या करेंगे बच्चों, एल्युमिनियम का लेयर क्या करेगा, खुद ही क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, और अंदर जो रखा रहेगा उसको कुछ भी होने नहीं देगा। ठीक है, तो एनोडाइजिंग में किसकी लेयर चढ़ाते हैं बच्चों, एल्युमिनियम की। और गैल्वेनाइजेशन में किसकी लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों बातें लिख लो बच्चों। गैल्वेनाइजेशन, इसमें जिंक लेयर किसकी चढ़ाते हैं, जिंक
थिन लेयर ऑफ जिंक कैसे लिखो, थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। यहाँ पे जिंक की पतली परत, ठीक है। और फिर होता है एनोडाइजिंग, हिंदी में एनोडाइजिंग को बोला जाता है आपका एनोडीकरण। क्या बोला जाता है? एनोडीकरण, ठीक है। एनोडीकरण, ठीक है। और ये क्या करते हैं ना, तो इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड, लेयर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे कैसी लेयर बनती है? थिक लेयर बनती है, किसकी? थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की थिक लेयर बनती है, किसकी लेयर बनती है? थिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला। यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड लिख लो बच्चों, ठीक है बच्चों। एल्यूमिनियम की मोटी परत, ठीक है। बस समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट बच्चों यहां तक? हाँ, समझ में आ गया सबको? हाँ, लोहे के छिद्र या लोहे के छोटे छोटे हिस्से, ठीक है। लिखा होगा आयरन फिलिंग वहां पे। एक मिनट, चूरन, लोहा का चूरन, लोहा चूरन। जिंक भाई एक मेटल, ये होता है भाई, जिंक मेटल होता है, तो भाई लिख ले, तो ठीक है। चलो, तो आपको जब मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है सब पता चल गया, ठीक है। तो यहां से कहीं से भी क्वेश्चन बनाएगा तो यही बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब मेटल जो होता है वो किसके साथ से रिएक्ट करता है? वाटर के साथ। मेटल जो होता है वो उसका रिएक्ट करता है। मिटाओ इसको, हाँ, ठीक है बच्चों। हाँ, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जहां तक मुझे लगता है गैल्वेनाइजेशन ही बोलते हैं। फिर मैं एक बार बता दूंगा चेक करके, ठीक है। एक काम करो, जो लास्ट टॉपिक दे रखा है ना, कोरोजन दे रखा है, लास्ट टॉपिक देखो, सबसे लास्ट 3.14 टेबल के ऊपर, सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से बचाव, जंग से बचाव लिखा है, सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट, बस दे रहा। हाँ, यहाँ पे क्या टॉपिक दे रखा है? हाँ, ये सेकंड पॉइंट इसका, तो सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड लाइन देखो, क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? इसमें लिखा है, क्या लिखा है ये? क्या लिखा है? वही लिख देते हो बच्चों, इसको दूसरा कुछ भी बोलते हैं, बट तुम्हारा पेपर इंग्लिश में भी आएगा ना, तो देख सकते हैं इंग्लिश वाला भी, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ मैं। हाँ, यशो भाई, गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में ये भी बोलते हैं यश द लेपन, यश द लेपन, ये यश द लेपन। बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों यहां तक? हाँ, समझ में आ गया बच्चों यहां तक? हाँ, मैं मिटा रहा था, करवाऊं आगे बच्चों? हाँ, हो गया सबका? ठीक है। अरे तो देख लेना किसी और से। चलो बच्चों देखो, समझो पहले। तो सेकंड पॉइंट क्या है? अब तक फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा था, ठीक है बच्चों। जब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, अब क्या करेगा? मेटल विद वाटर, ठीक है। जब मेटल पानी के जल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? मेटल ऑक्साइड बनाएगा फिर से, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो धातु जब जल के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा तो क्या रहेगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये बातें क्यों हो रही है, ये तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है तो फिर क्लास में मत रहो, और ज्यादा नहीं पता है तो चुपचाप सुनो यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया एग्जाम्पल के लिए। और बच्चों अब एक और आगे भी इसके रिएक्शन को आप आगे बढ़ा सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड बना बच्चों हमारा, इसको जब हम मेटल ऑक्साइड को जब हम दोबारा वाटर के साथ क्या कर देंगे, हाँ वो कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड, ठीक है, प्लस जल, तो क्या आएगा, धातु का हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसको हाइड्रो ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड समझ में आ गया बच्चों। हाँ, तो अब इसका एग्जांपल देख लो। हाँ, तो जब हमारा पोटेशियम रिएक्ट करेगा H2O के साथ, ठीक है, 2H2O के साथ, तो हमारा क्या बनाएगा, 2KOH प्लस में H2 गैस, और प्लस में क्या निकलेगी, हीट एनर्जी। क्या निकलेगी, हीट एनर्जी। ठीक है, और जहां से भी हीट एनर्जी निकलती है वो कैसी रिएक्शन होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक। कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक, यानी कि हिंदी में बोले तो ये होते हैं ऊष्मक्षेपी। ऊष्मक्षेपी होती है, ऊष्मक्षेपी, ऊष्मक्षेपी। बस सुनना है कैसी रिएक्शन होगी, ऊष्मक्षेपी। ठीक है, अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्मक्षेपी, और ये बहुत ज्यादा तेजी से होती है, बहुत ज्यादा वायलेंट होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा वायलेंट। ठीक है, बहुत तेजी से होती है, जैसे डाला वैसे रिएक्ट कर जाएगा, जैसे डाला वैसे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, असल में उसी तरीके से हमारा जो सोडियम है वो भी यही करता है बच्चों। सोडियम को भी जब हम पानी में डालते हैं तो क्या बनाता है, H2O के साथ क्या बनाएगा, 2NaOH, 2NaOH प्लस में H2, ठीक है, गैस, प्लस में हीट एनर्जी, प्लस में हीट एनर्जी। ठीक है बच्चों। हाँ, और ये भी वायलेंट, ये वायलेंटली करेगा। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन जो होगी वो बहुत ज्यादा क्या होगी, वायलेंटली होगी। कैसे होगी बच्चों, वायलेंटली। और दोनों ही कैसी रिएक्शन होगी बच्चों, दोनों ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही है, क्योंकि दोनों में क्या निकल रही है, हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा। क्या निकल रही है, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, इसीलिए इसका कैसे होगी, दोनों ऊष्मक्षेपी होगी, और दोनों ही वायलेंट होगी। वायलेंट का मतलब होता है तेजी। क्या होता है, बहुत तेजी के साथ होगी। ठीक है, फास्टली, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो बहुत तेजी से क्या होगी। बट यहीं पर अगर हम कैल्शियम की बात करें बच्चों, किसकी बात करें, कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो रिएक्शन होगा हमारा किसके साथ बच्चों, H2O के साथ होगा, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस में H2। ठीक है, प्लस में H2, और यहाँ पे कोई भी हीट रिलीज नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी हीट रिलीज नहीं होगी। ठीक है, नो हीट रिलीज, यहाँ पे नो हीट रिलीज। ठीक है, कोई भी हीट रिलीज नहीं होगी, और ना तो यहाँ पे बच्चों, ना तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो होगी वायलेंट भी नहीं होगी। ठीक है, नो वायलेंट रिएक्शन, नो वायलेंट रिएक्शन। ठीक है, कोई तेजी से नहीं होगी, आराम से होगी। कैसे होगी, आराम से होगी। ठीक है, हीट इवॉल्व इज सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ठीक है, और जो हीट निकलेगी उसमें इतना दम नहीं होगा कि वो हाइड्रोजन को जला सके। बट इसमें क्या हो रहा था बच्चों, इसमें हीट एनर्जी इतनी निकल रही थी कि वो हाइड्रोजन को जला देती थी, इसलिए और ज्यादा रिएक्शन हो जाती थी। क्या होती थी, और ज्यादा। बट इसमें जो हीट निकलेगी उसमें उतना दम नहीं होगा कि वो हाइड्रोजन को क्या कर दे, जला दे। क्या करे, जला दे। बस समझ में आ गई।
और फिर कैल्शियम जो होगा वो क्या करेगा बच्चों, जो हाइड्रोजन के बबल बनेंगे ना उसके ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा। असल में आगे हाँ, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और हाइड्रोजन गैस बनने के बाद वहां पे बबल्स की तरह निकलेगी ना। पानी में अगर कोई गैस बनती है तो कैसे निकलती है, बबल्स बन के निकलती है। तो बबल्स बन के निकलेगी और उसके ऊपर क्या तैरेगा हमारा, कैल्शियम। क्या तैरेगा, कैल्शियम। असल में आगे हाँ, तो सेम तरीके से हाँ, अब यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात आती है हाँ, कि बच्चों पानी कैसा होगा, गर्म ठंडा। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल जो ये दो तीनों रिएक्शन करेंगे ना, ये नॉर्मल वाटर में कर लेंगे, इनको कोई गर्म वाटर ठंडा वाटर की दिक्कत नहीं है। बट अब मैं कुछ एक्सेप्शन लिखाऊंगा जिनको गर्म वाटर ठंडा वाटर से प्रॉब्लम होती है बच्चों, और वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर बना देता है। क्या रिएक्शन है, चलो तो बच्चों सबसे पहले लिखते हैं मैग्नीशियम। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है बच्चों हाँ, ये पॉइंट्स जो मैं लिखवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। ठीक है हाँ, जो मैंने बुक से छाट के आपके लिए निकाले जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम जो है ये डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो शीतल जल के साथ मैग्नीशियम हाँ, क्या मैग्नीशियम शीतल जल के साथ मैग्नीशियम हाँ अभिक्रिया नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। बात समझ में आ गई हाँ। इट रिएक्ट विद ओनली, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ओनली वाटर, हॉट वाटर। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर और क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, हॉट वाटर रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड फॉर्म मैग्नीशियम, ऐसा फॉर्मूला लिख देता हूं, MgOH ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ठीक है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा हाँ करेगा और MgOH2 बनाएगा। ठीक है, बनाएगा। बस समझ में आ गई। और ये भी सेम हाइड्रोजन गैस के साथ चिपक जाएगा और क्या करेगा, उसके बबल पे तैरेगा। क्या करेगा, बबल पे तैरेगा। बस समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों उसमें क्या है कि जो हमारा मेटल लाइक एल्युमिनियम Al Zn और Fe, एल्युमिनियम जिंक और आयरन, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद either with hot water or cold water। तो हमारे एल्युमिनियम जिंक और Fe ना तो शीतल जल और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। बात समझ में आ गई हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ। बट ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एल्युमिनियम जिंक और Fe रिएक्ट विद ठीक है स्टीम, ठीक है, एल्युमिनियम जिंक और Fe हाँ
भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे, भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। ठंडे पानी गर्म पानी के साथ नहीं करेंगे, भाप के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? भाप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2Al प्लस 3H2O, ये H2O कैसा है बच्चों? गैस की फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। तो हमारा क्या बनेगा? Al2O3 प्लस में 3H2 गैस। बस समझ में आ गई? इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो वाटर वाला समझ में आ गया कि वाटर साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? हाँ, समझ में आ गया? अब तक कोई डाउट इस पर केस में? हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों क्या है कि जब मेटल हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। मेटल क्या करेगा? एसिड के साथ, ठीक है। तो थर्ड केस क्या हो जाएगा हमारा? मेटल रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। तो क्या होगा? तो मेटल प्लस में एसिड, ठीक है। तो क्या देगा हमारे पे? ये देगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या देगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, तो और कैसा एसिड होना चाहिए भाई? डाइल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट एसिड, ठीक है। हिंदी में धातु, ठीक है। प्लस में कैसा एसिड? तनु अम्ल। कैसा अम्ल? तनु अम्ल क्या बनाएगा? लवण प्लस हाइड्रोजन, क्या बनाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। ये बुक दिखाना मेरे को वाली। तो कुछ एग्जांपल लिखो बच्चों, जैसे इसमें लिखे थे। जैसे कि बच्चों जब हमारा सोडियम 2Na जब रिएक्ट करेगा 2HCl के साथ तो हमें क्या मिलेगा? 2NaCl प्लस में H2 गैस। क्या मिलेगा? H2 गैस। उसी तरीके से जब हमारा मैग्नीशियम Mg प्लस 2HCl रिएक्ट करेगा तो बनेगा हमारा MgCl2 प्लस में H2 गैस, ठीक है। और जब एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा, ठीक है, एल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगा Al प्लस 2Al प्लस 6HCl तो हमें क्या मिलेगा? 2AlCl3 प्लस में H2 गैस, 3H2 गैस, ठीक है। और जब जिंक करेगा रिएक्ट तो क्या बनेगा हमारा? जिंक प्लस 2HCl गैस ZnCl2 प्लस में H2 गैस, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शंस हमारी होंगी। और एक और लिख लो बच्चों Fe का, कि Fe प्लस में 2HCl, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? FeCl2, ठीक है, प्लस में क्या बनाएगा? H2, ठीक है। और एक एक्सेप्शन केस लिखो बच्चों कि कॉपर डज नॉट, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड लिख लो, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। इसीलिए जब भी कॉपर की Cu की रिएक्शन होगी किसके साथ बच्चों? HCl के साथ, तो क्या होगा? नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन, ठीक है। इसको याद रखना। हाँ, बस समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक बच्चों? हाँ, और एक और चीज, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन बबल्स का वो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे, मतलब सबसे ज्यादा जो ये हाइड्रोजन गैस बन रही है ना सब में, हाँ, तो ये कैसे बनेगी? बबल्स की फॉर्म में बनेगी। कैसे फॉर्म में बनेगी? बबल्स की फॉर्म में। तो सबसे ज्यादा बबल्स जो होंगे या सबसे ज्यादा जो गैस बनेगी वो बनेगी किसमें बच्चों? मैग्नीशियम में। फिर उससे कम किसमें बनेगी बच्चों? एल्युमिनियम में। फिर उससे कम किसमें? जिंक में। और सबसे कम किसमें बनेगी? Fe में, ठीक है।
क्यों होगा ऐसा? क्योंकि Mg जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और Fe क्या होता है? सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, बात समझ में? इसीलिए अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तब इसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। हाँ हाँ, सोडियम ज्यादा, हाँ सोडियम तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हाँ, तो सोडियम को सबसे आगे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोडियम को सबसे पहले लगा दो। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, क्या? ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल, हाइड्रोजन गैस बबल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? हाँ, हाइड्रोजन गैस बबल सबसे ज्यादा किसमें बनेगा हमारा? क्लियर है? कोई डाउट? कोई भी डाउट? समझ में आ गया? हाँ क्या? हाँ क्या बता रहा हूँ मैं? ये बोल रहा था कि जो ये सब में हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, तो उसकी वजह से बबल बनेंगे। ठीक है, हाँ, और वो बबल सबसे ज्यादा किसमें बनेंगे? सोडियम में, उससे कम मैग्नीशियम में, फिर कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक में, फिर सबसे कम Fe में। ठीक है, और ये किस ऑर्डर में बन रहा है? क्योंकि Na जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, Fe सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए। बस समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? और एक और चीज, कॉपर के केस में तो कुछ बनेगा नहीं, कि कोई कॉपर रिएक्ट ही नहीं करेगा, कॉपर रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आता है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्वा रेजिया। ठीक है, इस पे बहुत बार, बहुत साल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये एक्वा रेजिया क्या होता है? हिंदी में वैसे एक्वा रेजिया ही बोलते हैं, एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया। ठीक है, अब तो बच्चों ये होता क्या है बच्चों? ये होता है हमारा, जब ये बनता है, एक तरह का सॉल्यूशन है। क्या बच्चों? सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये कैसे बनता है? जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 3 पार्ट में और 1 पार्ट में नाइट्रिक एसिड को, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड को मिलाते हैं तो ये बनता है। ठीक है, तो लिखोगे when 3 parts of concentrated या concentrated HCl and one part of HNO, concentrated HNO3 is mixed, it form aqua रेजिया। जब तीन भाग हाँ HCl के और एक भाग हाँ HNO3 सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, सांद्र को मिलाया जाता है तब एक्वा रेजिया बनता है। तो इसको बनाने की जरूरत क्यों है भाई? हाँ, क्योंकि जो गोल्ड होते हैं और जो सिल्वर होते हैं वो किसी भी चाहे आप कोई सा भी एसिड ले आओ उससे नहीं गलते हैं। ठीक है, एसिड और गोल्ड और सिल्वर जो है वो किसी भी तरीके से एसिड के अंदर नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए हमें ये मिक्सचर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये मिक्सचर किसके लिए यूज होता है? ठीक है, कि बहुत ज्यादा करोसिव होता है और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, गोल्ड एंड प्लैटिनम कैन डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया। ठीक है, हाँ, गोल्ड और प्लैटिनम को गलाने में सहायता करता है। ठीक है, बस में हाँ, तो ये हो गया हमारा खत्म यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। बात समझ में आ गई?
कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट यहाँ तक? हाँ, सारे पार्ट समझ में आ गए, सारे रिएक्शन समझ में आ गए। आपका आज का होमवर्क है कि जहां तक पढ़ा है वहां तक एनसीईआरटी का पढ़ना, और जो भी डाउट हो एनसीईआरटी में कृपया करके उसको मार्क करके या टिक करके जैसे भी लेके आना है वो लेके आना। और जितने भी रिएक्शन लिखवाई है सारी मुंह जवानी याद होनी चाहिए, सारी की सारी। बस समझ में आ गई? हाँ, कोई डाउट इस चीज में? हाँ, तो आज की क्लास में खत्म करते हैं। बाय बाय।